Hello everyone, welcome to Nirbhar Academy. Myself Dolly Gulati. So let's start our chemistry class. तो बच्चों हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 10th का हमारा 5th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हम वो स्टडी करने वाले हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या नीड होती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। ठीक है बच्चों, तो आपने पहले ये जो टॉपिक है आप थोड़ी सी इसकी जानकारी जानते हैं क्योंकि आप कुछ एलिमेंट्स के नेम भी जानते हैं। 9th क्लास में आप इसकी स्टडी भी कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इंजॉयबल लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये समझते हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा हम इजी वे में लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले बच्चे ये आता है क्या होता है पीरियोडिक और क्लासिफिकेशन, हमें क्या क्यों करनी है ये क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए ये बताया गया है, अभी अर्ली अटेम्प्ट्स थे उसमें ये बताया गया जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं एक तरीके से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। यानी कि जो भी हमें सब्सटेंस बनाना है, हम कहें हमें वाटर बनाना है, हम कहें हमें अमोनिया देखना है, ग्लूकोज देखना है, तो और हमें सुक्रोज देखना है, तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं इन सब में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, एलिमेंट। कैसे देखिए, इसमें क्या है हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन, इसमें क्या है नाइट्रोजन और क्या है हाइड्रोजन। सो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो ऑल दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सब्सटेंसेस। इन सारे सब्सटेंसेस को बनाने के लिए ये सारे जो हैं हमारे पास एलिमेंट्स लिए गए हैं। सो आपको पता है ये सारे एलिमेंट्स को हमें याद करना, रिमेम्बर करना, इनको अरेंज करके रखना कि कौन कैसी प्रॉपर्टी का है, वो तब तक इजी था। 1800 जो सेंचुरीज थी उसमें ये इजी था, क्योंकि तब सिर्फ कितने एलिमेंट्स हमें पता थे, 30 एलिमेंट्स पता थे। ठीक है, तो ये इजी था। आज हमें 120 एलिमेंट्स जो है वो पता है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम सारे एलिमेंट्स को सिर्फ नाम से जाने, उनको अरेंज ना करके रखें, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट, एक तरीके से क्योस कर देगा हमारे लिए। ठीक है ना, क्या होता है रैंडमनेस, बिगड़ा हुआ काम, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। हर बच्चे को अपनी बुक्स को अरेंज करके रखना बहुत ही अच्छा लगता है, तो अपनी अलमीरा को अरेंज करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो यही रीज़न है कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब स्टडी करी है तो उनको भी सारे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए। तो देखिए, अब इन सब एलिमेंट्स को, इन सब की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हमेशा याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सब प्रॉपर्टीज़ को याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो क्योंकि हर दिन नई डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है, नए नए एलिमेंट्स जो हैं वो अंडर स्टडी चल रहे हैं, तो अभी ये भी नहीं है कि हमारी डिस्कवरी रुक गई है एलिमेंट्स के लिए, वो और भी होती चली जा रही है। तो डिस्कवरी होती चली जा रही है, तो हर एलिमेंट्स को उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ सेम है, कुछ एलिमेंट्स की डिफरेंट है, तो उनको याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए एक जो नीड है पीरियोडिक टेबल की वो बहुत जल्दी है। तो ये आया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि हमें स्टडी करनी है, हमें पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन वो कैसे अरेंज होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ रखना है, ताकि अगर हमें एक भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो हम बाकी और एलिमेंट्स जो सिमिलर हैं, इससे जैसे भी जितने भी एलिमेंट्स सिमिलर होंगे हम उन सबको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम किसी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं, हम किसी भी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है। अगर हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा जूस पैकेट्स चाहिए तो हमें यहाँ आसानी से दिख रहे हैं। हमें कुछ भी मटेरियल चाहिए वो अरेंज है यहाँ पर। देखिए आप, अगर यहाँ पर हमारे स्पाइसेस रखे हैं तो प्रॉपरली अरेंज हैं।
ऐसे ही जो ग्रोसरी शॉप्स है, यानी कि फ्रूट्स, एक काइंड के फ्रूट्स एक तरफ हैं, दूसरे काइंड्स के दूसरी तरफ हैं, तो ये बहुत अरेंजमेंट ईजी हो जाता है जब हम किसी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं ना। जब हम किसी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, चीज़ों को ढूंढ पाना, है ना, फाइंड करने में बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पर एक स्पाइस हमें मिल रहा है तो दूसरा स्पाइसेस जो है उसकी काइंड भी यही होगी। अगर हमें ये वाला फ्रूट पसंद नहीं आया तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो यानी कि एलिमेंट्स को भी इसीलिए ही, यही रीज़न है। रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि अगर हम एक एलिमेंट चाहते हैं पता करना कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, तो उस एलिमेंट के साथ में जितने भी एलिमेंट और प्रेजेंट है, जैसे कि अगर ए के साथ में बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो ऑफकोर्स ये कैसे अरेंज करके रखे जाएंगे कि ए के जैसा बी होना चाहिए, बी के मिलता जुलता सी होना चाहिए और सी से मिलता जुलता डी होना चाहिए। जो इस तरीके से डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट से, डिफरेंट अटेम्प्ट्स हुए हैं उन्होंने, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टडी होने लगी, बहुत ही क्या था, बहुत पहले अटेम्प्ट्स होने शुरू हो गए थे। तो जब जितने कम एलिमेंट्स हैं, यानी कि जब हमने स्टार्ट किया, जब साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया एलिमेंट्स को अरेंज करना, तो उस समय उन्होंने 20 एलिमेंट्स से भी स्टार्ट करना शुरू किया। तो 20 से 30, 30 से 35, 53, 65, तो आज हमारे पास 120 एलिमेंट्स हैं। तो 120 एलिमेंट्स को अरेंज करके अगर ना रखा गया होता तो ये बहुत बड़ा क्योस हो जाता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती उनकी रिएक्शंस पढ़ने में, उनकी स्टडी करने में, कि कैसे अगर कोई बोरोन जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्या वैसी ही एल्यूमिनियम या कोई और एलिमेंट जो है वो शो कर रहा है या नहीं। तो साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो स्टडी में लगे हुए थे। उनमें से एक लेवोजियर साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने ये स्टडी की। उन्होंने ये बताया कि एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं, वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक तो है मेटल्स और दूसरे हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, एक क्या है मेटल्स और दूसरे क्या हैं नॉन मेटल्स। सो जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करके रखना कि वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स है, कैसे, क्या प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो लेवोजियर साइंटिस्ट ने बताया कि दो कैटेगरी है, एक है मेटल्स की और एक है नॉन मेटल्स की। आप देख सकते हैं जो मेटल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि जब इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था तब 60 एलिमेंट्स जो थे वो ऑलमोस्ट नोन थे। 60 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, 60 एलिमेंट्स नोन थे। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो हार्ड है, जो मेलिएबल है। मेलिएबल का क्या मतलब होता है? मेलिएबल का मतलब होता है जो जिनको हम बीट करके, हैमर करके पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। देखें हमने किस तरीके से यहाँ पर गोल्ड की जो ब्रिक है वो देखी हैं कि वो कैसे एक फ्लैट शीट में है ना, फ्लैट है। तो हार्ड है, मेलिएबल है, डक्टाइल होना चाहिए। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हम खींच के वायर में बदल सके। वायर में का मतलब क्या होता है? पतली पतली तार में बदल सके। जैसे कि आपने देखा है कि जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, वो सारी होती हैं मेटल्स की होती हैं। तो हार्ड होनी चाहिए, मेलिएबल होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही होना चाहिए, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कैटेगरी डिवाइड होगी। जो भी एलिमेंट्स ऐसी प्रॉपर्टीज के साथ हैं वो सारे एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए, और जिनकी भी प्रॉपर्टीज जो हैं ब्रिटल हैं, डल हैं, देखिए शाइन नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं ये लस्ट्रस भी होते हैं, शाइन कर रहे हैं, कितने ज़्यादा चमक रहे हैं। और ये देखिए ब्लैक डल सा है। सो ब्रिटल होने चाहिए, डल होने चाहिए, ना तो वो मेलिएबल होंगे ना ही डक्टाइल। सो नॉर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। बैड कंडक्टर होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हैं? नॉन मेटल्स की हैं। बट
इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी आइडेंटिफाई हुए जिनका जो है प्रॉपर्टीज जो है ना तो वो मेटल जैसी है ना ही वो नॉन मेटल्स ही है। तो क्या प्रॉपर्टीज ली गई, इसका क्या ड्रॉबैक रहा, ये बहुत जरूरी है ड्रॉबैक समझना, क्योंकि इसके बाद ही ड्रॉबैक्स में ये बताया गया कि जो भी एलिमेंट्स जो हैं कुछ ऐसे जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, टेलुरियम, ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज जो है मेटल से मैच करती हैं, नॉन मेटल से भी मैच करती हैं, लेकिन जो है अब किस कैटेगरी में डिवाइड रखा जाए, उस समय इनको मेटल्स की कैटेगरी में रख दिया गया। लेकिन ये जो है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों जैसी हों, नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों जैसी हों, उनको अब कहा जाता है मेटलॉइड। सो ये उस समय जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक रहा इसका। सो देखिए लेवोजियर की जो क्लासिफिकेशन है उसका सबसे मेन ड्रॉबैक यही है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो है वो परफेक्टली क्लासिफाइड नहीं हो पाए इस टेबल में। सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना और अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने और स्टडी करना शुरू कर दिया लेवोजियर की हेल्प से। सो वन बाय वन एक साइंटिस्ट की स्टडी के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया, फिर थर्ड साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया। सो उनको भी हेल्प मिलती गई कि रिलेटिव प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स ऑलरेडी उनको एक आइडिया मिल गया कि कहाँ से क्या है। आपको पता है मेंडलीव टेबल जो अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मेंडलीव टेबल अगर ना मिलती तो आज हमारे पास जो टेबल है वो हमें बिल्कुल भी अरेंज ना हो पाती। मेंडलीव जो टेबल थी वो बहुत ही परफेक्ट टेबल बनी थी आगे हेल्प करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस जिनकी तरफ से थी वो थे, उनमें से सबसे पहले थे डोबराइनर्स क्लासिफिकेशंस, यानी कि जो मेजर क्लासिफिकेशंस थी वो है डिपेंड करती हैं, मेजर क्लासिफिकेशंस जो डिपेंड करती हैं। तो इस मेजर क्लासिफिकेशन में डोबर्नियर क्लासिफिकेशन का क्या रोल है, क्या डोबर्नियर क्लासिफिकेशन में बताया गया बच्चों। देखो बहुत ही मज़ा आएगा आपको समझने में, बहुत अच्छा सा मैथ्स का अरिथमेटिक मीन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डोबर्नियर क्लासिफिकेशन था वो 1829 में, पूरा इनका नाम भी बता देते हैं आपको, जॉन वोल्फ्गांग डोबर्नियर। सो जॉन वोल्फ्गांग डोबराइनर्स ने बताया 1820 में। ये थे जर्मन साइंटिस्ट थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इनकी क्या स्टडी रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी स्टडी रही है, इन्होंने क्या किया, ट्रायड बनाया। ट्रायड मीन्स सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों ध्यान से सुनो, किसका सेट है, 3 एलिमेंट्स का सेट है। सो ट्रायड बनाया इन्होंने, ट्रायड अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब उस ट्रायड में क्या किया, ट्रायड में उन्होंने रखा एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल भी और फिजिकल भी सेम होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, तो सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज इनकी सेम होनी चाहिए, सेट होना चाहिए 3 एलिमेंट्स का। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, इस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन है कौन, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। सो अगर हम एटॉमिक मास देखते हैं मिडल एलिमेंट का तो वो हमेशा हमें मिलेगा अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। सो समझिए, देखिए हमारे पास ट्रायड है A, B और C, ये 3 एलिमेंट्स हैं। इनको हमने 3 के सेट में रख दिया, 3 ट्रायड में रख दिया। तो इसमें क्या बताया गया, सपोज इसका मास है x ग्राम, इसका मास है y ग्राम और इसका मास है z ग्राम। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो मिडल एलिमेंट है, कौन सा है मिडल एलिमेंट, B है। सो एटॉमिक मास ऑफ B एलिमेंट, जो B एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है A और सेकंड क्या, थर्ड क्या है C। तो इसका अरिथमेटिक मीन यानी कि x
ये ग्राम लेंगे हम x ग्राम, और इसका क्या है हमारे पास y ग्राम, ठीक है, ये लेंगे y ग्राम, इसको करेंगे 2। तो जो भी आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, मिडल वाले एलिमेंट के मास के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया कि मान लीजिए दो एलिमेंट्स लिए जिनका मास हम मीन करके निकालते हैं, जैसे कि हम कोई भी मास निकाल रहे हैं, मीन करके निकाल रहे हैं, तो जो भी मीन मैच करेगा उन्होंने ट्राइड के बीच में डाल दिए। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं डोबर्नियर ट्राइड का विद एग्जांपल के थ्रू। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उसमें से देखिए सपोज उन्होंने लिया लिथियम। लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है हमारे पास 7। ऐसे ही पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी हम इन दोनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देखा। सो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद देखा एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 ग्राम, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 ग्राम। सो उन्होंने क्या सिग्निफिकेंस देखा डोबर्नियर ट्राइड से, उन्होंने देखा कि इसका अगर हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट ले लिया, कोई भी एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट उठा लिया, तो जब इनका अरिथमेटिक मीन किया, मीन कैसे निकलेगा, मीन निकलेगा इसका एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2। सो क्या है लिथियम का मास, लिथियम का मास है 7 ग्राम और पोटेशियम का मास कितना है 39 ग्राम। सो इन दोनों को जब अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 46/2। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 23 ग्राम। सो इस डोबर्नियर ट्राइड से उनको ये सिग्निफिकेंस मिला कि कोई भी एलिमेंट जिसका मास 23 ग्राम था तो वो अरेंज कर दिया यहाँ पर उसके बीच में। वो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, सोडियम, क्योंकि सोडियम का मास, क्योंकि जो भी एलिमेंट आइडेंटिफाई होते हैं तो हमेशा उनका जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें पता होती हैं। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखकर, लिथियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज देखकर और अरिथमेटिक मीन देखकर ये पता किया गया कि सोडियम जो है वो यहाँ पर फिक्स हो सकता है। तो इस तरीके से 3 का सेट बन गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इन 3 का सेट बन गया। सो अब इन तीनों की क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज है, देखिए अरिथमेटिक मीन तो मैच कर रहा है 23 ग्राम। सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले ये तीनों क्या है मेटल्स, ठीक है, ये तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों क्या है मेटल्स हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों ही जो है मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है 1। ऐसे ही सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी भी सोडियम आयन पॉजिटिव आयन, ऐसे ही पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी भी पोटेशियम आयन, और एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहे हैं, इसलिए ये सारे क्या है मोनोवेलेंट। तो तीनों की क्या सिमिलर प्रॉपर्टी है कि तीनों ही क्या है मोनोवेलेंट आयन है, यानी कि इनकी वैलेंसी क्या है 1 है। तीनों ही क्या है मेटल्स हैं। और क्या हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं, क्योंकि अभी बताया डोबर्नियर क्लासिफिकेशन इस तरीके से हुई है कि इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच करनी चाहिए। तो मास तो है ही अरिथमेटिक मीन, साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच करनी चाहिए। जो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही मेटल्स हैं, तीनों ही इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं तो लिथियम कैटायन, सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन बनाते हैं। तो ये तीनों क्या है मोनोवेलेंट आयन। आपको अच्छे से समझ आ गए बच्चे, तो मोनोवेलेंट आयन। तो उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये तीनों ही जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन विद वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये तीनों ही सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्योंकि देखिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हर एलिमेंट की हमें पता है, तो तीनों ही सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ देखते हैं सोडियम को भी, तो सोडियम जो है वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा, सोडियम क्या है सॉलिड है, वाटर क्या है लिक्विड फॉर्म है। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और साथ में क्या निकला इसमें हाइड्रोजन गैस। तो ये तीनों ही क्या बनाते हैं
सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम बनाएगा KOH, ऐसे ही लिथियम क्या बनाएगा LiOH। तो ये तीनों ही कैसे हाइड्रोक्साइड हैं, सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड है। तो ये इनकी पहचान है। और ये कौन सी गैस रिलीज करते हैं जब ये बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन इसकी फिर से देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम का जब हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो वो मास निकल के आता है 23 ग्राम, जो मास होता है 23 ग्राम सोडियम का। तो मास तो मैच करता ही है, साथ साथ में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं। तो क्या बताया, मेटल्स हैं, मोनोवेलेंट आयंस हैं और दे फॉर्म सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। चलिए अब हम डोवर्नियर ट्राइड में एक और ट्राइड करते हैं। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। सो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है वो तीन का सेट बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, स्ट्रोंटियम का। सो द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम, ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं ये है कैल्शियम, ये है स्ट्रोंटियम और ये है बेरियम। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम वो क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम। ठीक है, तो स्ट्रोंटियम का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है Sr। तो जो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास है वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ बेरियम। बेरियम का सिंबल होता है Ba। तो जब हम इनका एटॉमिक मास निकालकर हम उनको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक मीन। तो कैल्शियम का हम लिखेंगे बच्चों 40 और बेरियम का हम लिखेंगे 137। बाय 2 करेंगे तो इसका आ जाएगा 177 बाय 2, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो ये कितना आ जाता है 8, जो आ जाता है 88.7, 88.5 बाय 2। तो देखिए यूनिट मास का हम लिख रहे हैं, देखिए ये अप्रोक्सीमेट जो है बहुत नियर है स्ट्रोंटियम के मास के। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट सेम है, लेकिन क्या हुआ जब हमने कैल्शियम का और बेरियम का देखा, जब डोवर्नियर साइंटिस्ट ने कैल्शियम और बेरियम का देखा तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कैल्शियम और बेरियम का जब अरिथमेटिक मीन निकाला तो ये मास आया और उन्होंने क्या किया, पिक कर लिया कि इससे मिलता जुलता मास किसका है, इससे मिलता जुलता मास जो था वो स्ट्रोंटियम का था 87.5। तो उन्होंने इस तीन का सेट बना दिया कि कैल्शियम और बेरियम का जब मीन निकालेंगे तो वो स्ट्रोंटियम के नियर आएगा। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ कैल्शियम और बेरियम जो है वो क्या है, एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम। तो देखो बच्चों कैल्शियम और बेरियम का जो अरिथमेटिक मीन है वो ही क्या है, स्ट्रोंटियम का मास। ठीक है, तो ये भी एक ट्राइड है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ये 4 से 5 ट्राइड ऐसे हैं वो ही ट्राइड बन पाए और वही सक्सेसफुली जो है एस्टेब्लिश्ड हुए हैं बाय डोवर्नियर क्लासिफिकेशन, जिसमें से हम ये सेकंड ट्राइड कर रहे हैं बच्चों। ये ही सीक्वेंस है जो आज तक भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, कैल्शियम के बाद ही स्ट्रोंटियम है, स्ट्रोंटियम के बाद ही बेरियम है। तो आप इन सेट को अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं जो इस ट्राइड में बनते हैं, सिर्फ जो है एटॉमिक मास ही नहीं मैच करता, इनकी और भी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि पहला वाला सेट किया था वो भी मेटल्स थे और ये भी क्या है, मेटल्स है। इन मेटल्स को हम बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कलीन अर्थ मेटल का क्या मतलब है, अल्कलीन अर्थ मेटल का मतलब है कि इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं, देखो बच्चों इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। तो ये जितने भी तीनों हमने देखे हैं ये तीनों ही मेटल्स हैं और इन तीनों की ऑक्साइड्स कहाँ से हैं, हमारे को मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, ये तीनों ही मेटल्स ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड्स कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में। दूसरा, ये तीनों ही जो सेट है ये ट्राइड का, इन तीनों ही मेटल्स की वैलेंसी क्या है, डाइवेलेंट। तो ये तीनों ही डाइवेलेंट आयंस फॉर्म करते हैं। डाइवेलेंट आयंस का मतलब क्या है, कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देता है, कैल्शियम +2, यानी कि कैल्शियम कैटायन। ऐसे कि स्ट्रोंटियम भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या बना देता है, स्ट्रोंटियम +2 आयन। और बेरियम भी जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और क्या बना देता है, बेरियम 2 आयन, डाई पॉजिटिव आयन +2 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों ही डाई पॉजिटिव आयन्स हैं और हम कह सकते हैं डाईवेलेंट है। ठीक है, डाई पॉजिटिव आयन्स और डाईवेलेंट है, यानी कि इनकी वैलेंसी
2 है। तो ये तीनों ही मेटल्स ऐसे हैं, तो तीनों ही मेटल्स अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, तीनों ही डाइवेलेंट आयंस हैं। तो ये इनकी क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बच्चों को बहुत मजा आता है जब ये देखते हैं कि ये तीनों ही मेटल्स ऐसे हैं जब हम इनको जलाते हैं फ्लेम के ऊपर, ठीक है, जब हम मेटल्स को फ्लेम के ऊपर जलाते हैं, ठीक है, हमने स्पून में जो है मेटल लिया है और हम इनको जब जलाते हैं तो दे इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। क्या करते हैं, दे इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, यानी कि जब हम इनको आग में जलाते हैं तो ये अलग अलग कलर्स देते हैं। तो देखिए कौन कौन से अलग अलग कलर्स देते हैं। जो कैल्शियम है, कैल्शियम देता है ब्रिक रेड कलर, देखिए यहाँ पर कैसा कलर देता है, ब्रिक रेड कलर। तो जब हम फ्लेम में इनको बर्न करते हैं तो कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर देता है। और स्ट्रोंटियम देता है क्रिम्सन कलर, क्रिम्सन यानी कि रेड सा एकदम चमकता हुआ क्रिम्सन रेड कलर सा देता है। और जो बेरियम है वो देता है एप्पल ग्रीन कलर। ठीक है, कौन कौन से कलर हैं, ब्रिक रेड कलर, क्रिम्सन कलर और एप्पल ग्रीन कलर। तो जब भी हम तीनों को फ्लेम पर जलाते हैं तो 3 अलग अलग कलर मिलेंगे, कैल्शियम से ब्रिक रेड कलर, स्ट्रोंटियम से क्रिम्सन कलर और बेरियम से एप्पल ग्रीन कलर। तो ये तीनों ही इसकी स्पेशलिटी है कि ये फ्लेम से कलर मिलते हैं। अदरवाइज सारे मेटल्स जो ऐसे हैं जो फ्लेम में कलर नहीं देते हैं, कुछ मेटल्स देते हैं। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत शाइनी कलर देते हैं। ये तीनों ही डाई पॉजिटिव आयंस हैं, ये तीनों ही अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। तो इस तरीके से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गई हैं। एटॉमिक मास तो है ही अरिथमेटिक मीन, साथ में प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। तो ये भी एक परफेक्ट सेट बन गया, एक परफेक्ट ट्रायड बन गया है बाय डोवर्नियर क्लासिफिकेशन। ट्रायड्स में जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। सो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में हम क्या देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन इज अ मास फॉर ब्रोमीन। ठीक है, सो एटॉमिक मास of bromine is a arithmetic mean of क्लोरीन एंड आयोडीन। सो क्लोरीन और आयोडीन का जब हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो वो किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। तो चलिए देखिए कैसे आएगा, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन। ठीक है, इसमें डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जब हम ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मीन निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 162.4 डिवाइडेड बाय 2। तो 162.4 बाय 2 क्या आएगा हमारा, 81.2। सो 81 जो रफली, जो बहुत ही नियर है ब्रोमीन के मास के, क्योंकि जो ब्रोमीन का मास है हम कितना लेते हैं, 80 यूनिट। सो ये आ रहा है 81। सो क्लोरीन और आयोडीन के बीच में किसको अरेंज किया गया, ये ट्रायड बनाने के लिए क्लोरीन और आयोडीन के बीच में ब्रोमीन को लगाया गया। और इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चे वो भी सेम हो गई हैं, वो भी मैच करती हैं। सिर्फ जो मास है वो ही मैच नहीं करता, इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं, जैसा कि मैंने आपको और 2 ट्रायड्स में भी बताया है। सो कौन कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही मोनोवैलेंट है। लेकिन ये कैसे हैं मोनोवैलेंट आयंस, देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मोनो नेगेटिव आयंस हैं, जैसे कि क्लोरीन जो है अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बना देगा Cl नेगेटिव आयन। ऐसे ही ब्रोमीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बना देगा ब्रोमीन नेगेटिव आयन, यानी कि अनायन। और इलेक्ट्रॉन आयोडीन ऐड करेगा तो आयोडीन भी क्या बना देगा, आयोडीन, आयोडाइड आयन। सो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और ये तीसरा क्या है इसमें, आयोडाइड आयन। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेट बताया है इसमें क्या है, नेगेटिव आयंस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं नेगेटिव आयन, क्योंकि इनको 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना स्टेबल अपना जो ऑक्टेट है वो स्टेबल करने के लिए, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्ट्रॉन्ग स्टेबल बनाने के लिए। तो ये तीनों ही मोनोवैलेंट आयन है, तीनों ही रिएक्टिव हैं और नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तीनों ही क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और नॉन मेटल्स हैं।
थर्ड हम ये कह सकते हैं तीनों ही डाई एटॉमिक गैस हैं, जैसे कि क्लोरीन, Cl2 गैस, Br2 और आयोडीन। तो ये डाई एटॉमिक है, तीनों ही हम डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और फोर्थ हो सकता है कि ये तीनों ही जो है एसिड्स बनाते हैं जब रिएक्ट करते हैं, व्हेन रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो ये तीनों क्या बनाएंगे, एसिड्स बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों ट्राइड्स जो हैं समझ आ गए हैं। अब हम इनकी पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स। तो चलिए अब इनके ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ऐसे ये निकल, कॉपर और जिंक, ये अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं तो ये तीनों सेट और ये तीनों सेट, या फिर हम सारे एलिमेंट्स को कहें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये भी जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, कैटायंस फॉर्म करते हैं, ट्रांजिशन सीरीज है, कलर इम्पार्ट करते हैं। तो इन सब की जो क्या है, सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लेकिन इनका अगर जो अरिथमेटिक मीन देखते हैं वो सेम नहीं आता है। ठीक है, सेम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो नहीं आ पाता। तो इसका मतलब है सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो तब भी उनको ट्राइड नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्या इसका मोटिव था कि अगर प्रॉपर्टी सेम होंगी तो ट्राइड बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है फिर भी ट्राइड नहीं बन पा रहा क्योंकि इनका अरिथमेटिक मीन नहीं निकल पा रहा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। सेकेंड इसका ड्रॉबैक है, इट वॉज पॉसिबल दैट क्वाइट डिसिमिलर एलिमेंट्स कुड बी ग्रुप्ड इनटू ट्राइड। ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ है कि कुछ एलिमेंट्स का जिनका ट्राइड बन सकता है, जिनका अरिथमेटिक मीन आ सकता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम नहीं है। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिए, इसमें सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बट उनका अरिथमेटिक मीन जो है वो नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट जो है ऐसे ट्राइड बन सकता है, बच्चे ऐसे खुद भी एक ट्राइड बना सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जब हम अरिथमेटिक मीन देखते हैं तो वो भी ट्राइड बनाता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो चलिए समझते हैं उसको। तो देखिए इस ट्राइड में कार्बन और दूसरा लिया है नाइट्रोजन और थर्ड लिया है ऑक्सीजन। अगर हम इसका अरिथमेटिक मीन देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का एटॉमिक मास करके हम उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो कितना आएगा, 12 प्लस 16/2, ये आ जाएगा हमारा 28/2, जो किसका मास निकल के आया हमारा 14 यूनिट, यानी कि नाइट्रोजन का मास। सो अरिथमेटिक मीन तो बन रहा है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ट्राइड हम बना सकते हैं क्योंकि उनका जो मास है मिडल एलिमेंट का मास जो है अरिथमेटिक मीन है कार्बन और ऑक्सीजन के। सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है उसका अरिथमेटिक मीन अगर हम निकालते हैं तो वो आ जाता है नाइट्रोजन के मास के बराबर। बट क्या है, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। कैसे एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं? अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं तो हम उसको ट्रायड नहीं मान सकते। तो इसका मतलब है ये ट्रायड नहीं माना जाएगा, ये हम नहीं लिखेंगे कि ये एक ट्रायड है, ना तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ट्रायड नहीं है। क्यों नहीं है ट्रायड? सबसे पहले ये तीनों ही डिफरेंट स्टेट्स के हैं। जो कार्बन है वो सॉलिड स्टेट में है, जबकि नाइट्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है वो कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। और जो कार्बन है वो कैसी फॉर्म में है? नेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट हो गई है। उसके बाद कार्बन जो है अलग अलग वैलेंसी के हैं, जैसा कि अभी हमने किया था, इन सब की वैलेंसी सेम है। तो कार्बन की वैलेंसी है टेट्रावेलेंट। कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनते हैं, डबल भी और ट्रिपल भी। तो इसकी है टेट्रावेलेंसी। ठीक है, इसकी है टेट्रावेलेंसी। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3।
सो कार्बन जो है वो सॉलिड में है, ऑक्सीजन जो है और नाइट्रोजन जो है वो गैसेज हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस होती है, यानी कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हमें पता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। सो नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, कंबशन के लिए, तो हर प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ही एक्टिव गैस है। तो टोटली डिफरेंट हो गया, नाइट्रोजन इनएक्टिव है, O2 क्या है, एक्टिव है। कार्बन क्या है, कार्बन जो है एलोट्रॉप्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके डिफरेंट फॉर्म्स है, ग्रेफाइट और डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन। और क्या हम इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखिए कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, वो 4 वैलेंसी शो कर सकता है। सो टेट्रा वैलेंसी होती है, वो C4 और C4 कैटायन और एनायन की जगह वो क्या बना देता है, ना तो वो लूज करता है ना ही गेन करता है, वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ना ही बेसिकली हम ये कह सकते हैं इसकी वैलेंसी 4 है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम देखते हैं तो 2 4 आती है K और L शेल में, तो वैलेंसी इसकी कितनी होती है, 4 होती है। जबकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, तो ये बनाता है N3 नेगेटिव आयन। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, सो 2 नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से डिफरेंस दिख रहा है, वैलेंसीज भी सेम नहीं है, इनर्टनेस भी सेम नहीं है, नेचर भी सेम नहीं है, तो प्रॉपर्टीज जो है इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये ट्रायड नहीं बनाएंगे, प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल ही क्या है, प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट है। सो अगर सेम प्रॉपर्टीज हो तो ट्रायड भी बन सकता है, बट इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, डिफरेंट है। तो आई होप आपको डोबर्ने क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने 3 सेट्स पढ़े हैं। आपको ये 3 सेट अच्छे से पता होने चाहिए, आपके एग्जाम्स में ये 3 सेट्स पूछे जाते हैं। और ये ड्रॉबैक में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो ट्रायड बनाते हैं, लेकिन वो ट्रायड डोबर्ने ट्रायड नहीं है। ठीक है, ये ट्रायड बनाते हैं लेकिन डोबर्ने ट्रायड नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस